नमस्कार। आज के इतिहास शिक्षण में मैं डॉक्टर जसपाल सिंह खत्री, प्रवक्ता, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इतिहास शिक्षण में कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक विश्व इतिहास की कुछ विषय, इसके अध्याय 3 वर्ग, इसका हम अध्ययन करें। हमारी इस अध्ययन की चर्चा के प्रमुख बिंदु इस प्रकार रहेंगे। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी यूरोप के इतिहास में एक त्रासदीपूर्ण सदी है और इसमें 40% तक, लगभग एक तिहाई जनसंख्या काल कवलित हो गई। उसके कारण सामाजिक असंतोष, इसके अलावा कई राजनीतिक परिवर्तन थे और जो समाज में जो 3 वर्गों की व्यवस्था थी, जिसको हम सामंतवादी व्यवस्था कहते हैं, उसका धीरे धीरे पतन होना प्रारंभ हो गया था और उसके स्थान पर शक्ति संपन्न नए राजतंत्रों का उदय इसी कालखंड में हुआ। 14वीं सदी का संकट। 14वीं सदी की शुरुआत तक यूरोप का आर्थिक विस्तार धीमा पड़ गया था। इसके धीमा पड़ने के 3 कारकों की विशेष भूमिका है। तो उत्तरी यूरोप में 13वीं सदी के अंत तक पिछले 300 वर्षों की तेज ग्रीष्म ऋतु का स्थान उसके बाद तीव्र ठंडी ग्रीष्म ऋतु ने ले लिया। पैदावार वाले मौसम छोटे हो गए और जो ऊंची भूमि पर फसल उगाना अब कठिन हो गया था। तूफानों और सागरीय बाढ़ों ने अनेक फार्म और प्रतिष्ठानों को नष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार को भूमि करों द्वारा जो आमदनी होती थी, उसमें कमी हुई। 13वीं सदी के पूर्व की अनुकूल जलवायु द्वारा प्रदान किए गए अवसरों के कारण अनेक जंगल और चारागाह भूमि वह कृषि भूमि में बदल गई, परंतु गहन जुताई ने फसलों के 3 क्षेत्रीय फसल क्रम के प्रचलन के बावजूद भूमि को कमजोर बना दिया। सही भू संरक्षण के अभाव में भी ऐसा हुआ था। तो चारागाहों की कमी के कारण पशुओं की संख्या में भी कमी आ गई। जनसंख्या वृद्धि इतनी तेजी से हुई कि उपलब्ध संसाधन अब कम पड़ गए, जिसका तात्कालिक परिणाम था अकाल। तो 1315 ईस्वी से लेकर के और 1317 के बीच यूरोप में भयंकर अकाल पड़े। इसके बाद फिर 1320 के दशक में भी अकाल के कारण अनगिनत पशुओं की मौतें हुई। इसके साथ साथ ऑस्ट्रिया और सर्बिया की चांदी की खानों के उत्पादन में कमी के कारण धातु मुद्रा में कमी आई, जिससे जो चला आ रहा व्यापार था वह प्रभावित हुआ। इसके कारण सरकार को मुद्रा में चांदी की शुद्धता को घटाना पड़ा और इसमें सस्ती धातुओं का मिश्रण करना पड़ा। इससे भी बुरा समय अभी आना बाकी था। तो तीसरा और भयंकर कारण था कि 12वीं व 13वीं सदी में जैसे जैसे वाणिज्य का विस्तार हुआ, तो दूर देशों से व्यापार करने वाले जहाज यूरोपीय तटों पर आने लगे। इन पोतों के साथ साथ चूहे भी आए, जो अपने साथ ब्यूबोनिक प्लेग जैसी महामारी का संक्रमण, जिसे हम इतिहास में ब्लैक डेथ कहते हैं, वो साथ लेकर के आए। पश्चिमी यूरोप, जो प्रारंभिक सदियों में अपेक्षाकृत अधिक अलग थलग रहा था, 1347 और 1350 के मध्यम महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुआ। आधुनिक आकलन के आधार पर यूरोप की आबादी करीब 20% भाग इसमें काल कवलित हो गई, जबकि कुछ स्थानों पर मरने वालों की संख्या
वहां की जनसंख्या का 40% तक थी। एक इतालवी लेखक हैं जिनका नाम जियोवानी बोकासियो है। वो लिखते हैं इस बारे में कि कितने बहादुर पुरुषों और महिलाओं ने अपने कुटुंबियों के साथ नाश्ता कर उसी रात्रि को दूसरी दुनिया में अपने पूर्वजों के साथ रात्रि भोजन किया होगा। लोगों की हालत दयनीय थी जिसे देखा नहीं जा सकता था। वे हजारों की संख्या में प्रतिदिन बीमार होते थे और बिना किसी मदद के मर जाते थे। अनेक खुली गलियों में मरते थे और बाकी अपने घरों में मरते थे। इसका पता उनके सड़े शरीर की बदबू से चलता था। क्योंकि पवित्र कब्रिस्तान इतनी अधिक संख्या में शरीरों को दबाने के लिए पर्याप्त नहीं थे, अतः उनको सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी खंदकों में डाल दिया जाता था, जैसे कि पोत में सामान को भरा जाता है और ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती थी। ये महामारी का दृश्य था। तो व्यापार केंद्र होने के कारण नगर सबसे अधिक प्रभावित हुए। बंद समुदायों में जैसे मठों और आश्रमों में जब एक व्यक्ति प्लेग की चपेट में आ जाता था, तो सबको इससे बीमार होने में देर नहीं लगती थी और लगभग प्रत्येक मामले में कोई भी नहीं बचता था। प्लेग शिशुओं, युवाओं और बुजुर्गों को सबसे अधिक प्रभावित करता था। इस प्लेग के पश्चात 1360 और 1370 में प्लेग की अपेक्षाकृत छोटी घटनाएं हुई। यूरोप की जनसंख्या सन 1300 में 7 करोड़ 30 लाख थी, जो कि सन 1400 में घट करके 4 करोड़ 50 लाख हो गई। तो जनसंख्या में भारी गिरावट आई। इस विनाश लीला के साथ आर्थिक मंदी के जुड़ने से व्यापक सामाजिक विस्थापन हुआ। जनसंख्या में ह्रास के कारण मजदूरों की संख्या में अत्यधिक कमी आई। कृषि और उत्पादन के बीच गंभीर असंतुलन उत्पन्न हो गया, क्योंकि इन दोनों ही कामों में पर्याप्त संख्या में लग सकने वाले लोगों की यानी श्रमिकों की संख्या में भारी कमी आ गई थी। खरीदारों की कमी के कारण कृषि उत्पादों के मूल्यों में भी कमी आई। प्लेग के बाद इंग्लैंड में मजदूरों और विशेषकर कृषि मजदूरों में भारी मांग होने के कारण मजदूरी की दरों में 250% तक की अतिशय वृद्धि हो गई। बचा हुआ श्रमिक बल अब अपनी पुरानी दरों से दुगने की मांग कर सकते थे, तो उनके रेट बढ़ गए थे। सामाजिक असंतोष किस प्रकार से था? तो इस तरह घटनाक्रम से लॉर्डों की जो आमदनी थी वो बुरी तरह प्रभावित हुई। मजदूरी की दरें बढ़ने तथा कृषि संबंधी मूल्यों की गिरावट ने अभिजात वर्ग की आमदनी को घटा दिया। निराशा में उन्होंने धन संबंधी अनुबंधों को तोड़ दिया, जिसे उन्होंने हाल ही में अपनाया था, और उन्होंने पुरानी मजदूरी सेवाओं को फिर से प्रचलित कर दिया। इसका कृषकों और खास तौर से पढ़े लिखे और समृद्ध कृषकों द्वारा हिंसक विरोध किया गया। 1323 में कृषकों ने फ्लैंडर्स में और 1358 में फ्रांस में और 1381 में इंग्लैंड में कृषकों के विद्रोह हुए। हालांकि इन विद्रोहों का क्रूरतापूर्वक दमन कर दिया गया, पर यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये विद्रोह सर्वाधिक हिंसक तरीकों से उन स्थानों पर हुए जहां पर आर्थिक विस्तार के कारण काफी समृद्धि हुई थी। यह इस बात का संकेत था कि कृषक पिछली सदियों में हुए लाभों को बचाने का प्रयास कर रहे थे। तीव्र दमन के बावजूद कृषक विद्रोहों की तीव्रता ने
यह सुनिश्चित कर दिया था कि पुराने सामंती रिश्तों को अब फिर से लादा नहीं जा सकता है। धन आधारित अर्थव्यवस्था यानी मनी इकोनॉमी काफी अधिक विकसित थी, जिसे अब पलटा नहीं जा सकता था। इसलिए यद्यपि लॉर्ड विद्रोहों का दमन करने में सफल रहे, परंतु कृषकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि दासता के पुराने दिन अब फिर नहीं लौट पाएंगे। इन विद्रोहों पर एक बार हम दृष्टि डालें कि किस तरह से घटनाक्रम हुआ इस 14वीं शताब्दी तक। 1066 में नॉर्मन लोगों की एंग्लो सैक्सनों लोगों को हराकर इंग्लैंड पर विजय प्राप्त की और सन 1100 के पश्चात फ्रांस में कैथीड्रलों का निर्माण शुरू हुआ। सन 1315 से 17 यूरोप में महान अकाल पड़े। 1347 से 1350 इन 3 वर्षों में ब्लैक डेथ हुई। 1338 से 1461 तक इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य 100 वर्षीय युद्ध हुआ और 1381 में कृषकों के विद्रोह हुए। अब राजनीतिक परिवर्तन किस प्रकार से हुए कि राजनीतिक क्षेत्रों में हुए विकास सामाजिक प्रक्रियाओं के साथ साथ होते रहे। तो 15वीं और 16वीं सदियों में यूरोपीय शासकों ने अपनी सैनिक व वित्तीय शक्ति को बढ़ाया। यूरोप के लिए उनके द्वारा बनाए गए शक्तिशाली राज्य उस समय होने वाले आर्थिक बदलावों के समान ही महत्वपूर्ण थे। इसी कारण इतिहासकार इन राजाओं को नए शासक कहने लग गए थे, द न्यू मोनार्क्स। तो फ्रांस में लुई 11वें, ऑस्ट्रिया में मैक्समिलियन, इंग्लैंड में हेनरी सप्तम और स्पेन में इसाबेला और फर्डिनेंड ये निरंकुश शासक थे, जिन्होंने संगठित स्थायी सेनाओं की प्रक्रिया और एक स्थायी नौकरशाही तथा राष्ट्रीय कर प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ किया। स्पेन और पुर्तगाल ने यूरोप के समुद्र पार विस्तार की नई संभावनाओं की शुरुआत की। ये लोग एक बड़े साहसिक समुद्री यात्राओं के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में गए। 12वीं और 13वीं सदी में होने वाला सामाजिक परिवर्तन इन राजतंत्रों की सफलता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। जागीरदारी यानी वेस्लीज और सामंतशाही यानी लॉर्डशिप वाली जो सामंतवादी प्रथा थी, उसके विलयन और आर्थिक विकास की धीमी गति ने इन शासकों को प्रभावशाली और सामान्य जनों पर अपने नियंत्रण को बढ़ाने का पहला मौका दे दिया। शासकों ने सामंतों से अपनी सेना के लिए कर लेना बंद कर दिया और उसके स्थान पर बंदूकों और बड़ी तोपों से सुसज्जित प्रशिक्षित सेना बनाई, जो पूर्ण रूप से उनके अधीन थी। अभिजात वर्ग का विरोध राजाओं की गोली की शक्ति प्रदर्शन के सामने टुकड़े टुकड़े हो गया। इन नए शासकों को आप देख सकते हैं कि 1461 से 1559 फ्रांस में नए शासक आए। इसी प्रकार से 1474 से 1556 में स्पेन में नए शासक आए। 1485 ईस्वी से 1547 ईस्वी में इंग्लैंड में नए शासक आए। तो करों को बढ़ाने से शासकों को पर्याप्त राजस्व प्राप्त हुआ, जिनसे वे पहले से बड़ी सेनाएं रख सके और इस तरह उन्होंने अपनी सीमाओं की रक्षा और उसका विस्तार किया। साथ ही साथ राजसत्ता के प्रति होने वाले आंतरिक प्रतिरोधों को उन्होंने दबाया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि केंद्रीकरण का अभिजात वर्ग ने विरोध नहीं किया। राजसत्ता के विरुद्ध हुए विरोधों का एक समान मुद्दा कराधान था। तो इंग्लैंड में कई विद्रोह हुए, जिनका
1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में निरंतर इनका दमन कर दिया गया। फ्रांस में लुई 11वें, जो कि 1461 से 1463 तक गद्दी में रहा, उसको ड्यूक लोगों और राजकुमारों के विरुद्ध एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था। अवर कोटि के यानी छोटी श्रेणी के अभिजातों और अधिकतर स्थानीय सभाओं के सदस्यों ने भी अपनी शक्ति के जबरदस्ती हड़पे जाने का विरोध किया। तो 16वीं सदी में फ्रांस में होने वाले धर्म युद्ध कुछ हद तक शाही सुविधाओं और क्षेत्रीय स्वतंत्रता के बीच संघर्ष थे। ये चित्र नेमूर का दुर्ग है, जो 15वीं सदी में दिखता है। तो यह दुर्ग बताता है कि किस प्रकार नए शासकों की शक्ति में वृद्धि होने से अब वे इन दुर्गों में अपने खर्चे पर बड़ी बड़ी सेनाएं और शस्त्रों को सुरक्षित रख सकते थे। इस चित्र में हम देख सकते हैं कि जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम है, वो 16वीं सदी में इंग्लैंड में है, वो पिकनिक मनाने गई है। तो 16वीं सदी के अंतिम दशकों में तो आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जंगल का ये दृश्य है और जितने भी शाही लोग बैठे हुए हैं, महारानी एक बड़े गाउन के साथ बैठी हुई है, उसके आगे बहुत सारे व्यंजन परोसे गए हैं और जिनमें मांसाहार अधिक दिखता है, और उसके कारिंदे भी मदिरा भी पी रहे हैं, मांसाहार कर रहे हैं, और जितना भी वो आनंद उठा सकते हैं तो वो यत्र तत्र जो है वो अपने आनंद में समय बिता रहे हैं। तो यह चित्र दिखाता है कि शासक वर्ग कितना प्रभावशाली, आर्थिक रूप से संपन्न और निश्चिंत इसलिए हैं क्योंकि वे अपनी सेनाओं के बल पर, अपने करों के बल पर शक्ति संपन्न है। तो इन शक्ति संपन्न राजवंशों का उदय हुआ, तो उसे बचाने के लिए उन्होंने क्या-क्या प्रयास किए अभिजातों। तो अभिजात वर्ग ने अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक चतुरतापूर्ण परिवर्तन किया। नई शासन व्यवस्था के विरोधी रहने के स्थान पर उन्होंने जल्दी ही अपने को राजभक्तों में बदल दिया। टकराव का स्थान अब उन्होंने समझौतों में ले लिया। इसी कारण से शाही निरंकुशता को सामंतवाद का एक परिष्कृत रूप माना जाता है। वास्तव में लॉर्ड जैसे व्यक्ति जो सामंती प्रथा में एक प्रकार से शासक थे, राजनीतिक परिदृश्य पर अभी भी छाए रहे। उन्हें प्रशासनिक सेवाओं में स्थायी स्थान दिए गए, परंतु नई शासन व्यवस्था कई महत्वपूर्ण तरीके से कुछ अलग थी। शासक अब उस पिरामिड के शिखर पर नहीं था जहां राजभक्ति, विश्वास और परस्पर निर्भरता पर टिकी थी, बल्कि अब वह व्यापक दरबारी समाज और आश्रयदाता और अनुयायी तंत्र का केंद्र बिंदु हो गया। सभी राजतंत्र, चाहे वे कितने भी कमजोर या शक्तिशाली हों, उन व्यक्तियों का सहयोग चाहते थे जिनके पास सत्ता हो। तो धन इस प्रकार के सहयोग को सुनिश्चित करने का एक बड़ा साधन बन गया। समर्थन धन के माध्यम से दिया या प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए धन गैर अभिजात वर्गों जैसे व्यापारियों और साहूकारों के लिए दरबार में प्रवेश करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया। वे राजाओं को धन उधार देते थे, जो इसका उपयोग सैनिकों को वेतन देने के लिए करते थे।
तो शासकों ने इस प्रकार राज व्यवस्था में गैर सामंती तत्वों के लिए स्थान बना दिया। फ्रांस और इंग्लैंड के बाद का जो इतिहास है वह इन शक्ति संरचनाओं में हो रहे परिवर्तनों से बनता था। 1614 में बालक शासक लुई 13वां, उसके शासनकाल में फ्रांस की परामर्शदात्री सभा, जिसे एस्टेट जनरल कहते थे, जिसके 3 सदन थे, जो 3 वर्गों यानी पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और अन्य यानी कृषक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, उनका एक संयुक्त अधिवेशन हुआ, एस्टेट जनरल। इसके पश्चात 2 सदियों यानी 1789 तक इसे फिर नहीं बुलाया गया, क्योंकि राजा 3 वर्गों के साथ अपनी शक्ति बांटना नहीं चाहते थे। जबकि इंग्लैंड में जो हुआ वो बिल्कुल ही अलग था फ्रांस से। नॉर्मन विजय से भी पहले एंग्लो सैक्सन लोगों की एक महान परिषद होती थी। कोई भी नया कर लगाने से पहले राजा को इस परिषद की सलाह लेनी पड़ती थी। यही सभा आगे चलकर पार्लियामेंट के रूप में विकसित हुई, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जिसके सदस्य या तो लॉर्ड होते थे अथवा पादरी होते थे, और दूसरी होती थी हाउस ऑफ कॉमन्स, जो नगरों व ग्रामीण क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसे लोग उसमें शामिल थे। राजा चार्ल्स प्रथम, जिसका शासनकाल 1629 से 1640 तक रहा, उसने पार्लियामेंट को बिना बुलाए 11 वर्षों तक शासन किया। एक बार जब धन की आवश्यकता पड़ने पर वह उसे बुलाने को बाध्य हुआ, तो पार्लियामेंट का एक भाग उसके विरोध में हो गया और बाद में उसे प्राणदंड देकर गणतंत्र की स्थापना की गई। परंतु यह व्यवस्था अधिक दिनों तक नहीं चल पाई और राजतंत्र की पुनः स्थापना हुई, परंतु इस शर्त पर कि अब पार्लियामेंट नियमित रूप से बुलाई जाएगी। तो वर्तमान में फ्रांस में गणतंत्र सरकार है और इंग्लैंड में राजतंत्र है। इसका कारण यह है कि 17वीं सदी के बाद होने वाले दोनों राष्ट्रों के इतिहास ने अलग अलग दिशाएं अपनाई। तो इस पाठ में मूल्यांकन के लिए आपके लिए कुछ प्रश्न है कि 14वीं सदी के संकट क्या थे, जिनके कारण यूरोप एक बुरे दौर से गुजरा। तो हमने बताया था कि इस 14वीं सदी में जहां एक ओर संबंध बदल रहे थे और नया शासक वर्ग आ रहा था, जलवायु की प्रतिकूलता थी, अब शीत ऋतु बढ़ गई और चांदी की कमी होने के कारण व्यापार प्रभावित हो गया, नए शासकों का उदय हुआ और साथ ही साथ सबसे भयानक जो कारण था बदलाव का, जो संकट का था, वह था ब्यूबोनिक प्लेग, जिसके कारण यूरोप की बहुत बड़ी जनसंख्या समाप्त हो गई थी। ये 14वीं सदी यूरोप के लिए एक त्रासदी भरी सदी थी। दूसरा प्रश्न है कि कृषकों के असंतोष का क्या कारण था, क्योंकि सामंतवादी व्यवस्था समाप्त हो रही थी और जब यूरोप की जनसंख्या प्रभावित हो गई तो सामंतों को या अभिजातों को कृषि के लिए मजदूर नहीं मिल पाए, कृषिदास नहीं मिल पाए। अब उनको मजदूरी पर लाने के लिए बहुत अधिक धन उसमें देना पड़ता था। 250% तक जो है मजदूरी में वृद्धि होने शुरू हुई। अब वो ये चाहते थे कि जिस प्रकार से 3 वर्गों की व्यवस्था थी वो फिर से लागू की जाए, यानी सामंतवाद को पुनः लाया जाए, जिसका कि अब कृषक वर्ग विरोध कर रहा था कि ऐसे पुराने दिन दोबारा नहीं लाए जाने चाहिए। उनको नई व्यवस्था के नए लाभों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए उन्होंने समय समय पर अनेक विद्रोह किया
हालांकि उन विद्रोहों को का समय समय पर दमन भी किया गया था। सामंतों और शासकों के मध्य संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो संघर्ष का मुख्य कारण था जो कराधान का धन था वह था, क्योंकि अब शासकों ने सैन्य सहायता उनसे लेनी बंद कर दी थी, क्योंकि उनके पास अब धन करों के रूप में बड़ी मात्रा में आने लग गया था और उसके बूते उन्होंने अपनी बड़ी सेनाएं रखनी शुरू कर दी और सुसज्जित सेना थी, जो कि इनके पास बंदूकें थी, तोप थे। अब उनको सामंतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था, तो इसलिए सामंतों के साथ उनके टकराव होने लगे। बाद में सामंतों ने अपनी स्थिति में बदलाव किया, विरोध का रास्ता छोड़ करके और समझौते का मार्ग उन्होंने अपनाना प्रारंभ किया था। अब वो विरोधी के बजाय राजभक्ति के रूप में बदल गए थे। आज की हमारी इस चर्चा के जो बिंदु रहे, तो 14वीं सदी का संकट हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो 14वीं सदी थी वह यूरोप के लोगों के लिए एक बड़ी त्रासदी लेकर के आया था, जिसमें आर्थिक मोर्चे पर उनको कृषि में और व्यापार में चांदी की कमी से बहुत बुरे दिन देखने पड़े। साथ ही साथ जो चूहे के द्वारा जो प्लेग की बीमारी आई, उससे यूरोप के ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सभी कुछ बड़े बुरी तरह प्रभावित हुए और जिसने यूरोप की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था को छिन्न भिन्न करके रख दिया था। तो सामाजिक असंतोष जो उभर करके सामने आया, इसके कारण सामंतवाद का पूरी तरह से अंत हो गया। अब पुराने दिन लौटने अब असंभव हो गए थे। राजनीतिक परिवर्तन में सामंतों का दमन हुआ। अब उनके स्थान पर नए राजतंत्र उभरे, जिन्होंने नई शासन व्यवस्था प्रारंभ की और अच्छे कराधान की वजह से उनके पास अपने सुसज्जित दुर्ग, अपने सुसज्जित सेना हो गई। अब उन्हें सामंतों पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इसके कारण नए राजतंत्र उभर करके सामने आए, तो शक्ति संपन्न राजतंत्रों का उदय हुआ। हालांकि फ्रांस में दूसरी तरह से हुआ और ब्रिटेन में अन्य प्रकार से सामंतों का पतन और उसके स्थान पर विशिष्ट और बड़े राजतंत्रों का उदय हुआ। कुछ प्रश्न गृह कार्य के लिए हैं कि 14वीं सदी में यूरोप में प्लेग की त्रासदी की तुलना वर्तमान समय में कोरोना महामारी से कीजिए। तो कोरोना महामारी हाल ही में हुई, तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार पूरा विश्व उससे जूझा और बड़ी मात्रा में शहरों में और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई और उस त्रासदी के कारण यूरोप में कई स्थानों पर हमने देखा कि जो कब्रिस्तान थे उसमें जगह नहीं मिलती थी। लाशें जो है अपने अंतिम क्रिया के लिए ढेर लगा करके रुकी रहती थी। इस प्रकार के दुनिया में कई स्थानों पर हमने ये स्थिति देखी। तो इसकी तुलना हम कर सकते हैं कि जब ब्यूबोनिक प्लेग के कारण जिस ब्लैक डेथ हुई और 40% तक यूरोप की जनसंख्या उसमें समाप्त हो गई, तो उस समय गांवों का दृश्य कैसा रहा होगा, शहरों का दृश्य कैसा रहा होगा। कि जैसे कि इसमें बताया गया है कि इस तरह से सामूहिक रूप से जब उनको कब्रों में धकेला गया, तो ऐसे करके रखा गया था जैसे कि जहाज़ों में सामानों को रखा जाता है। तो इतनी विचित्र अवस्था उस समय थी, तो उसका अनुमान लगाना आप लोगों के लिए कोरोना महामारी के साथ उसकी तुलना करने पर यह समझ में आ सकता है।
तो गृह कार्य के लिए यह प्रश्न है। इसी तरह से राजतंत्र तथा गणतंत्र प्रणाली में प्रमुख अंतर बताइए। तो स्वाभाविक तौर से राजतंत्र में राजा का बेटा राजा बनता है। तो जो ब्रिटेन में राजतंत्र चला आ रहा है वो बहुत अति प्राचीन काल से चला आ रहा है, किंतु गणतंत्र यानी जनता का शासन है वो स्थापित हुआ है, और गणतंत्र में चुना हुआ व्यक्ति ही शासन को वैध तरीके से चला सकता है। लोगों की इच्छा पर शासन चलता है। आज के इस इतिहास शिक्षण में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।